हेलो, नमस्कार। मेरा नाम साहिबा मुसरी है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हीमोस्टेसिस के बारे में। ठीक है। हीमोस्टेसिस क्या होता है? हीमोस्टेसिस का मतलब होता है बेटा स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग या फिर अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग। का मतलब ये होता है कि जैसे अब अगर हमारी ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, तो ब्लड क्या होता है, बाहर लॉस होता है। ठीक है। तो हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म क्या होता है, इसके अंदर जो ब्लड हमारा लॉस हो रहा है वहां पर हमें ब्लड को क्या करना है, स्टॉप करना है, ताकि हमारी बॉडी का ब्लड बाहर लॉस ना हो। तो जो ब्लड क्लॉट बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या को बोलते हैं बेटा, हीमोस्टेसिस। ठीक है। हीमोस्टेसिस दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है हीमो, एक होता है स्टेसिस। हीमो का मतलब होता है ब्लड और स्टेसिस का मतलब होता है कांस्टेंट। मतलब हीमोस्टेसिस हमारी बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो हमारी ब्लड की वॉल्यूम को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। जैसे वेस्कुलर इंजरी या फिर डैमेज हो जाए तो ब्लड क्या होता है, लॉस होता है, तो हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म क्या होता है, एक्टिवेट होता है। जहाँ पर भी वेसल्स की साइड पर जहाँ पर भी इंजरी है वहाँ पर क्या फॉर्म करता है, ब्लड का क्लॉट फॉर्म करता है, जिससे हमारी ब्लड की वॉल्यूम को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है। Hemostasis is the body's natural process of stopping bleeding by forming a clot at the site of blood vessels injury। ठीक है बेटा, क्या होता है, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो जाती है तो ब्लड क्या होता है, बाहर लॉस होता है। तभी हमारी बॉडी में एक नेचुरल प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, हीमोस्टेसिस। इस हीमोस्टेसिस प्रोसेस के थ्रू जहाँ पर भी वेसल्स में इंजरी उसी साइड पर क्या बन जाता है, एक ब्लड का क्लॉट बन जाता है। ब्लड क्लॉट बन जाता है ताकि क्या हो सके, ब्लड बाहर लॉस ना हो सके। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, हीमोस्टेसिस। इन दिस प्रोसेस द प्लेटलेट एंड कोगुलेशन फैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि बेटा ब्लड क्लॉट बनाने के लिए हमारे प्लेटलेट और कोगुलेशन फैक्टर क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। ये दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, ब्लड का क्लॉट बनाते हैं। Hemostasis is a mechanism which maintain the constant volume of blood after vascular damage। मैंने बताया था हीमोस्टेसिस क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है ना। जैसे ही हमारा वेस्कुलर डैमेज होता है तो ब्लड क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है। तो हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म क्या करता है, हमारी ब्लड की वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है। जैसे जो हीमोस्टेसिस होता है ना बेटा, वो 3 स्टेप्स में क्या होता है, कंप्लीट होता है। पहला होता है वेसोकंस्ट्रिक्शन, दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग एंड लास्ट होता है, थर्ड होता है फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन क्लॉट। इन तीनों स्टेप के थ्रू हमारे क्या फॉर्म हो जाता है, साइट ऑफ इंजरी पे क्या फॉर्म हो जाता है, ब्लड का क्लॉट फॉर्म हो जाता है। ठीक है। अब एक-एक स्टेप के बारे में पढ़ेंगे कि वेसोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है, प्लेटलेट प्लग क्या होता है और फाइब्रिन क्लॉट कैसे बनता है। ठीक है। ये ने स्टेप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा वेसोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है। इट इज़ अ वेरी अर्ली रिस्पॉन्स टू इंजरी एंड रिमेन फॉर शॉर्ट टाइम। मतलब सबसे पहले अगर हमारी ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो जाती है ना, तो सबसे पहले हमारी बॉडी के थ्रू कौन सा रिस्पॉन्स होता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन। लेकिन ये क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए ही रहता है। इसमें क्या होता है बेटा, इट इज़ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स व्हिच डिक्रीज द फ्लो और लॉस ऑफ ब्लड। क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो जाती है तो ब्लड क्या होता है, लगातार बाहर लॉस होता है। तो सबसे पहले जैसे ही इंजरी होती है ब्लड वेसल्स में, तो सबसे पहले हमारी बॉडी का फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा बेटा, वेसो कंस्ट्रक्शन। हमारी वेसल्स क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। जैसे ही वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो बेटा ब्लड का फ्लो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कम से कम ब्लड क्या होगा, बाहर लॉस होगा। तो सबसे पहला हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। फिर सेकेंड स्टेप होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। ठीक है। जैसे वेसल्स ने अपना काम मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। मतलब प्लेटलेट अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एट फर्स्ट द प्लेटलेट आर अटैच टू द इंजर्ड ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड प्लेटलेट एडिशन। बेटा जिस साइड पे इंजरी हुई है वहां पर प्लेटलेट जाकर क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट एडिशन। मतलब प्लेटलेट क्या हो गई, अडेयर हो गई, साइट ऑफ इंजरी पर जाके क्या हो गई, अटैच हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, द प्लेटलेट सीक्रेट सम केमिकल्स टू एक्टिवेट अदर सर्कुलेटरी प्लेटलेट इज कॉल्ड प्लेटलेट एक्टिवेशन। नॉर्मली बेटा जो हमारे सर्कुलेशन में जो प्लेटलेट्स होती है ना, वो क्या होती है, इनएक्टिव होती है। बट जैसे हमारी वेसल्स में क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो हमारी प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है। जो हमारी प्लेटलेट साइट पे अटैच हुई थी ना, वो क्या करती है, सम केमिकल्स को सिक्रेट करती है ताकि जो सर्कुलेशन की अदर प्लेटलेट है उनको भी क्या कर सके, एक्टिवेट कर सके। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लेटलेट एक्टिवेशन। द एक्टिवेटेड प्लेटलेट आर बाइंड विथ ईच अदर एट द साइट ऑफ इंजरी इज कॉल्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब जो बेटा ये प्लेटलेट जितनी भी एक्टिवेट हो गई ना, ये इंजरी साइट पर एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। ठीक है, अटैच हो जाएगी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन।
ठीक है। और इस एग्रीगेशन के थ्रू जहाँ पर भी इंजरी साइट है वहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, एक क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। बाय द एग्रीगेशन ए क्लॉट आर फॉर्म एट द इंजरी साइट इज कॉल्ड प्लेटलेट प्लग। और जो ये क्लॉट फॉर्म हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट प्लग। द प्लेटलेट प्लग एक्ट एज अ टेम्पररी क्लॉट। जो ये बेटा ये प्लेटलेट प्लग होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक टेम्पररी क्लॉट की तरह एक्ट करता है। तो प्लेटलेट ने अपना फंक्शन कर दिया। अब आते हैं बेटा क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है। वो क्या करते हैं, जो भी इंजरी साइट है वहाँ पर क्या बनाते हैं, परमानेंट क्लॉट बनाते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन क्लॉट। दिस प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन रिक्वायर क्लॉटिंग फैक्टर्स। बेटा ब्लड क्लॉटिंग के लिए मैंने बताया था प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो कोगुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, क्लॉटिंग फैक्टर। There are 13 coagulation factor are present in the blood plasma which are synthesized in liver. कितने कोगुलेशन फैक्टर होते हैं पता, 13। कितने होते हैं, 13 कोगुलेशन फैक्टर होते हैं जिनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारे लिवर के अंदर, जिनका सिंथेसिस कहाँ होता है, लिवर के अंदर। When the platelet plug is formed, then these clotting factors are activated in a sequence to form fibrin clot. जैसे ही बेटा जो इंजरी साइट है वहाँ पर प्लेटलेट है क्या बना दिया, प्लग बना दिया। मतलब क्या बना दिया, टेम्पररी क्लॉट बना दिया। टेम्पररी क्लॉट बनने के बाद में जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, कितने होते हैं, 13 होते हैं। वो क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। और जो भी इंजरी साइट होते हैं ना वहाँ पर क्या बना लेते हैं, फाइब्रिन क्लॉट बना लेते हैं। द एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड कोगुलेशन कैस्केड। ठीक है। ये क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से होता है बेटा, इनके बारे में देखेंगे कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, इनकी क्या क्या फंक्शन है। ठीक है। जो फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो होता है बेटा फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन का काम होता है, ये क्या करता है, फाइब्रिन क्लॉट का नेटवर्क बनाता है। सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर होता है बेटा प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन का काम होता है, ये क्या करता है, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसको हम टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं। और इसका क्या काम होता है, जो हमारा सेवंथ स्टेबल फैक्टर है ना उसको क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर होता है बेटा कैल्शियम, जो कि बहुत सारी स्टेप में, कोगुलेशन स्टेप में रिस्पॉन्सिबल होता है। फिफ्थ होता है लेबाइल फैक्टर। और लेबाइल फैक्टर का काम होता है हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर है इसको एक्टिवेट करता है। 6 नंबर का होता है बेटा फैक्टर, जो हमारे फिफ्थ फैक्टर के साथ क्या होता है, बाइंड होता है। ठीक है। सेवंथ फैक्टर होता है स्टेबल फैक्टर। और इस फैक्टर का काम होता है जो एक्सट्रांसिक पाथवे होता है ना, कोगुलेशन पाथवे होते हैं दो, एक्सट्रांसिक और इंट्रांसिक। उसमें एक्सट्रांसिक पाथवे को एक्टिवेट करने का काम करता है स्टेबल फैक्टर। एट्थ फैक्टर होता है बेटा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। और इस फैक्टर का काम होता है, ये क्या करता है, जो नाइन्थ फैक्टर होता है क्रिसमस उसके साथ बाइंड हो जाता है। एंड 9th नंबर का फैक्टर होता है क्रिसमस, जिसका काम होता है ये एंटी हीमोफिलिक के साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। 10th फैक्टर होता है बेटा हमारा स्टोर्ड फैक्टर। और स्टोर्ड फैक्टर का काम होता है, ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करने का काम करता है, थ्रोम्बिन के अंदर। 11th फैक्टर होता है बेटा हमारा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एनसीडिटेंट। ठीक है। इसका क्या, इसको पीटीए भी बोलते हैं। और इस क्लॉटिंग फैक्टर का काम होता है, ये क्या करता है, जो हमारा क्रिसमस फैक्टर है, 9th फैक्टर, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। 12th फैक्टर होता है बेटा हेजमान फैक्टर। हेजमान फैक्टर का काम होता है जो हमारा इंट्रांसिक पाथवे है, कोगुलेशन पाथवे, इंट्रांसिक, उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। एंड 13 कोगुलेशन फैक्टर होता है बेटा हमारा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो कि क्या बनाता है, क्रॉस लिंकिंग ऑफ फाइब्रिन क्लोट। तो ये हमारे 13 क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये सीक्वेंस में क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। और जो इंजरी साइट होते हैं ना बेटा वहाँ पर क्या बनाते हैं, फाइब्रिन क्लॉट बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। ठीक है। जो कोगुलेशन की जो प्रोसेस होती है ना बेटा वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 3 स्टेप में। सबसे पहला होता है कोगुलेशन पाथवे। सबसे पहले कोगुलेशन पाथवे चलते हैं, जो कि 2 होते हैं। एक होता है एक्सट्रांसिक पाथवे और एक होता है इंट्रांसिक पाथवे। सेकेंड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। एंड देन लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन। ठीक है बेटा। कोगुलेशन पाथवे एक्सट्रांसिक पाथवे और इंट्रांसिक होता है। एक्सट्रांसिक कब एक्टिवेट होता है, इंट्रांसिक कब एक्टिवेट होता है, वो देखते हैं। Extrinsic pathway. In this pathway, mechanism of coagulation is faster than intrinsic pathway. बेटा एक्सट्रांसिक पाथवे में जो क्लोटिंग का जो प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है, क्लोट क्या होता है, फास्टली बनता है एज कम्पेयर टू इंट्रांसिक पाथवे। ठीक है। दिस पाथवे एक्टिवेट व्हेन एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू गेट डैमेज। जब बेटा एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू डैमेज हो जाते हैं ना तब कौन सा पाथवे एक्टिवेट होता है, एक्सट्रांसिक। जबकि जो इंट्रांसिक पाथवे, इन दिस पाथवे मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन क्या होता है, स्लोअर होता है, किसकी तुलना में, एक्सट्रांसिक पाथवे की तुलना में। दिस पाथवे एक्टिवेट व्हेन इंट्रावेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं। एक्सट्रांसिक कब एक्टिवेट हो रहा है, जब एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू डैमेज होते हैं तब कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा, कौन सा होगा, एक्सट्रांसिक पाथवे। और जब इंट्रावेस्कुलर टिश्यू गेट डैमेज होगा तब कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा बेटा, इंट्रांसिक। और इसमें क्लोट क्या होता है, फास्टली बनता है और इसमें क्या होता है, स्लोली बनता है। ठीक है। समझ में आया।
अब ये पूरा प्रोसेस होता है कि जो फाइब्रिन क्लॉट होता है वो कैसे कैसे बनता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे 2 पाथवे चलते हैं, इंट्रांसिक पाथवे, एक्सट्रांसिक। एक्सट्रांसिक कब एक्टिवेट होगा? जब हमारा एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू डैमेज हो जाएगा तब एक्सट्रांसिक होगा, और जब इंट्रावेस्कुलर टिश्यू डैमेज हो जाएगा तब कौन-सा पाथवे एक्टिवेट होता है? इंट्रांसिक। इंट्रांसिक पाथवे को कौन-सा फैक्टर एक्टिवेट करता है बेटा? 13 फैक्टर 12th फैक्टर, हेजमान फैक्टर। ये हेजमान फैक्टर क्या होता है? अपनी एक्टिव फॉर्म में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? फिर हेजमान फैक्टर जो हमारा 11 नंबर का फैक्टर होता है जो कि पीटी होता है, ठीक है? उसके साथ क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है और उसको क्या कहता है? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारा पीटीए फैक्टर होता है 11th फैक्टर, वो क्या होता है? जो हमारा 9th फैक्टर होता है क्रिसमस, उसके साथ बाइंड हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्टिव फॉर्म में, ठीक है? इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब जो हमारा क्रिसमस फैक्टर होता है ना, वो किसको फिर एक्टिवेट कर देता है? हमारा जो 10th फैक्टर होता है ना, उसको क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है, एक्टिव फॉर्म में, ठीक है? उसी प्रकार जो हमारा एक्सट्रांसिक पाथवे है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है बेटा हमारा 7th फैक्टर। जो हमारे स्टेबल फैक्टर होते हैं ना, वो किसको एक्टिवेट करता है? एक्सट्रांसिक पाथवे। जैसे ही एक्स्ट्रास्केलर टिश्यू डैमेज हो जाएगा, तब 7th फैक्टर क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा, और ये 10th फैक्टर को क्या कर देगा बेटा? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? ये तो फर्स्ट स्टेप था हमारा कोगुलेशन पाथवे। अब सेकंड स्टेप होता है बेटा, क्योंकि 10th फैक्टर एक्टिवेट हो गया, ठीक है? और 10th फैक्टर और कैल्शियम की प्रेजेंस में जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है ना बेटा, वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन के अंदर, ठीक है? तो ये कौन सा स्टेप हमारा सेकंड, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो रहा है? थ्रोम्बिन किसके प्रेजेंस में? 10th एक्टिव फॉर्म में, और कौन से कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में। अब जो हमारा थर्ड स्टेप होता है बेटा, जो थ्रोम्बिन होता है ना, वो क्या करता है? फाइब्रिनोजन के साथ बाइंड होता है और किस में कन्वर्ट कर देता है? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर, और यहाँ पर क्या बन जाता है? पूरा नेटवर्क क्लॉट बन जाता है, फाइब्रिन क्लॉट बन जाता है, और यहाँ पर जो भी साइट होती है इंजरी साइट, वहाँ पर क्या हो जाता है? ब्लड का क्लॉट बन जाता है। ऐसे पूरा मैकेनिज्म होता है इसका कि ब्लड क्लॉट कैसे बनता है, ठीक है? थैंक यू।